हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी करने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जब 6 क्लास की एनसीईआरटी आप सामाजिक विज्ञान देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट में बुक दी हुई है। पहला है आपका हमारे अतीत, जो कि हिस्ट्री है, और दूसरा है आपका पृथ्वी हमारा आवास, यानी कि वो ज्योग्राफी है। तीसरा है आपका राजनीतिक और सामाजिक दुनिया, जो कि आपकी पॉलिटी है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में आपको दिया है भूगोल पढ़ना है, यानी कि आपको जियोग्राफी पढ़नी है, तो आपको यही रिकमेंड किया जाता है आप 6 क्लास से लगाएं 12th क्लास तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। बिकॉज दिस बुक कवर होल जियोग्राफी पर्सपेक्टिव। और जिस भी आप सिलेबस की, जिस भी आप सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री लगा के पढ़ रहे हैं 6 क्लास से 12th क्लास तक की, या पॉलिटी लगा के पढ़ रहे हैं, तो कोई भी जो इसका 6 क्लास से 12th क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेता है, कि कोई भी बंदा अगर तैयार कर लेता है इसको, तो आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर ये तीनों पूछे जाते हैं तो उसमें से एक भी फैक्ट बाहर नहीं जाता है। बस करंट अफेयर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें तो मान लीजिए चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, स्टैटिक का जो पोर्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये इसी बुक से पूछी जाती है। क्यों इस बुक से पूछी जाती है? बिकॉज गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवा रही है और एनसीईआरटी जो है नेशनल लेवल की बुक है, इसलिए फैक्ट यहीं से लिए जाते हैं। और अगर आप ये 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको 60% आपको यहीं पे आपकी जियोग्राफी तैयार हो जा रही है। मैं जियोग्राफी की बात कर रही हूँ। 60% आपकी जियोग्राफी यहीं तैयार हो जा रही है। आपको जियोग्राफी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि क्या होती है जियोग्राफी, आप उससे एकदम परिचित हो जाएंगे। ये जो बुक है ये आपकी यूपीएससी से लगाए प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम, या फिर वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, किसी भी लेवल पे ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे फैक्ट यहीं से लिए जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये इंट्रो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आपका यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊँगी इसके आगे, उसमें सारे फैक्ट को कवर किए जाएंगे, और पूरी एनसीईआरटी की फुल बुक समरी है ये। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, और दूसरी चीज़, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि समझाने लायक है, वहाँ पे मैं समझाते हुए भी चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं चैप्टर वाइज एकदम पढ़ाऊँगी, और एक और बात कि जितने भी फैक्ट इसमें दिए हुए हैं वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगे, और कोई भी अलग से मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया है। जितना एनसीईआरटी में है, चाहे वो इजी है, टफ है, जो भी है, मैंने वही इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, तो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी में है कि पूर्णिमा जो होती है वो महीने में एक बार जब चंद्रमा पूरा दिखता है। पूर्णिमा क्या होती है? फुल मून किसको कहते हैं? जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसको हम फुल मून बोलते हैं। और पूर्णिमा के जस्ट 15 दिन बाद जब चाँद नहीं निकलता है, जो नए चाँद वाली रात होती है वो अमावस्या होती है। मतलब उस दिन आपको चाँद नहीं दिखता है, नए चाँद की जो रात होती है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और भी जितने भी रात में आपको चमकते हुए जो पिंड दिखते हैं, जो भी कण दिखते हैं आसमान में आपको, उनको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड जो किसके बने रहते हैं? वो गैस के, धूल पार्टिकल के बने हो सकते हैं। और कैसे होते हैं? बहुत बड़े साइज के होते हैं और गर्म होते हैं। गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा व प्रकाश होती है। तो ये सारे कैरेक्टर जिन भी कण में, जिन भी पिंड में पाए जाते हैं, जिन भी पार्टिकल में, उनको हम बोलते हैं स्टार, यानी तारे। तारे क्या होते हैं? जिनके पास खुद की चमक और खुद की ऊष्मा होती है, खुद की एनर्जी इनके पास होती है, और खुद के प्रकाश से ये चमकते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एनर्जी इमिट करते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य जो है वो क्या है? एक तारा है। और अगर हम अपने सौरमंडल को ये देखें तो ये देखिए, आपका यहाँ पे सूर्य है, और 9-8 जो आपके ग्रह हैं ये चारों तरफ इसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो आपके जो ये प्लैनेट है इनका क्रम क्या है? सबसे पहले आपका बुध होता है, फिर शुक्र होता है, पृथ्वी होती है, मंगल होती है, फिर यहाँ पे आपका ये क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ होती हैं, मतलब ये लाइन पूरी बनी रहती है इनकी। फिर आपका बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है, वरुण होता है। ठीक है, तो ये इनका क्रम होता है। ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है, ठीक है, ये यूरेनस जो अरुण जिसको बोला जा रहा है, यूरेनस जो है, इनके चारों ओर आपको छल्ले मिलेंगे इस टाइप से। ठीक है, इनके चारों ओर देखिए यहाँ पे छल्ले हैं। ठीक है,
और हाँ, अगर हम बात करें नक्षत्र मंडल की, तो नक्षत्र मंडल क्या होता है, रात में आपने देखा होगा तारों द्वारा एक ग्रुप बना लिया जाता है, मतलब इस तरह से करके कुछ कुछ तारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। इन पूरे तारों के ग्रुप को हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर जो होता है, बिग बियर, ये भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, एक नक्षत्र मंडल का नाम दिया गया है अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। ठीक है, अब सप्तऋषि क्या होता है, जिन स्टार के ग्रुप में जो है 7 तारे एक साथ हमको दिखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, और ये अर्सा मेजर का ही भाग है। अर्सा मेजर जो कि एक तारों का समूह है। ठीक है, और सप्तऋषि में ही जो उत्तर में चमकता हुआ तारा होता है वो ध्रुव तारा होता है। मतलब अगर ध्रुव तारा यहाँ दिख रहा है, मतलब कि वो नॉर्थ का डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और ये ध्रुव तारा जो है हमेशा फिक्स रहता है, वो वहीं चमकेगा, वो वहाँ से कहीं हटता नहीं है। ठीक है, जो पिंड जिनमें उष्मा व प्रकाश नहीं होती है और वो तारों की चमक से चमकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट, यानी कि ग्रह बोलते हैं। जो हमने अभी देखा है, ये सारे के सारे ये सूर्य के तापमान से, सूर्य की चमक से जो है चमकते हैं। और उनमें से हमारी पृथ्वी भी है, जो कि एक ग्रह है जिनके पास खुद की चमक नहीं है, वो भी सूर्य की चमक से ही, प्रकाश से ही चमकती है, जिस पे हमारा जीवन है। ठीक है, अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, वो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये ग्रह है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, जो कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, अब सौर मंडल क्या है भाई, सौर मंडल जो है सूर्य और उसके 8 ग्रह, फिर उपग्रह, फिर और भी कुछ जितने भी खगोलीय पिंड हमको दिखाई देते हैं, और कुछ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से बनी हुई चीज़ें जो हैं, एक ग्रुप है ये पूरा, ये एक सौर मंडल है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में 1 बाय 1 आगे इसमें बताया हुआ है, वो भी बताती चलूँगी। सूर्य क्या होता है, सूर्य गर्म गैस से बना हुआ, जो कि मतलब एक जलता हुआ आग का गोला कह सकते हैं इसको। बहुत इसका टेम्परेचर मतलब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, पृथ्वी से कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फैक्ट एकदम याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। अब रोमन कहानियों में सूर्य को सोल देवता के नाम से जाना गया है। ठीक है, खगोलीय पिंड जो हैं हमारे, जो दिखते हैं, ये कण जो दिखते हैं, उनसे संबंधित अध्ययनकर्ता भी हमारे भारत में थे पहले। प्राचीन, सबसे प्राचीन जो खगोल शास्त्री थे इंडिया के, वो हैं आर्यभट्ट। ये कहते थे कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। मतलब रिफ्लेक्ट करके सूर्य की किरणें आती हैं और उसी से जो है जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा हैं, वो सब पे वहाँ पे दिन होता है। मतलब वहाँ पे उससे वो चमक को आकर्षित करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, रिसीव करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, अगर दूरी के अनुसार देखें, सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। ये लंबाई के बेसिस पे बिल्कुल नहीं है, ये दूरी के आधार पे है। ठीक है, कुछ ग्रहों की विशेषताएं अगर देख लें आप, इनकी क्या है कि बुध जो है, जैसे कि हमारा पृथ्वी है 365 दिन में एक सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तो उसको हम 1 साल बोलते हैं। वैसे ही जो बुध होता है ये 88 दिन में जो है सूर्य की पूरी चक्कर लगा लेता है, सबसे पहले लगाता है। शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एकदम इसके पास में ही है और इसके कुछ गुण भी इसकी तरह ही होते हैं, मतलब कैरेक्टर इसका सेम होता है इसके साथ। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की अगर बात करें, तो पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, चाँद। और ये कैसी है, ये एकदम गोल इस तरह से नहीं है, ये ऐसे करके है, मतलब कि ये ध्रुवों पे चपटी है। ठीक है, और यहाँ पे जीवन पाया जाता है। क्यों जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी है और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और इसका आकार जो है 5वें नंबर पे आता है, मतलब इसके शेप के बेसिस पे की बात हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। दूरी के आधार पे जो पृथ्वी जो है 3रे नंबर पे आती है। इस पे जीवन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन है। और 2/3 ये पानी से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, मतलब नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले 9 ग्रह होते थे। ठीक है, 9 ग्रह होते थे, तो प्लूटो जो है सबसे लास्ट वाला ग्रह था, इसको हटा दिया गया। 2006 की जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी खगोलीय संगठन द्वारा, उसमें इसको हटा दिया गया। इसको बोला गया ये एक बौना ग्रह है और इसको ग्रहों की श्रेणी से जो है, इनकी सीरीज से बाहर कर दिया गया। केवल इसलिए नहीं बाहर किया गया कि ये छोटा ग्रह है, एक्चुअली ये अपने जो इसका ऑर्बिट था उसको ये क्रॉस करके दूसरे की कक्षा में आके गति करने लगता था। दूसरे की कक्षा की मतलब दूसरे ग्रह की कक्षा में ये आ जाता था, इसलिए इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया।
ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है, और अगर हम सूर्य के प्रकाश की गति की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ओके। नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर पहुंचे थे। अब ये सन पूछ लेता है कि ये कब पहुंचे थे, तो 20 जुलाई सन 1969, ठीक है, 69 में पहुंचे थे। ठीक है। और पहला जो मैन मेड उपग्रह यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया पहला जो सैटेलाइट था, रॉकेट द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है। पहला या दूसरा कोई भी उपग्रह है वो कैसे भेजा जाता है पृथ्वी की कक्षा में, तो रॉकेट द्वारा भेजा जाता है। ठीक है। चंद्रमा जो है 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, और अपने अक्ष पर भी, मतलब ये अपने अक्ष पे भी ऐसे ऐसे घूमता है 27 दिन में ही, और पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा लेता है 27 दिन में। दोनों ही इसका वही होता है, सेम होता है। पर यहाँ पे जीवन अनुकूल नहीं है, मतलब यहाँ पे जीवन जीने लायक की परिस्थिति नहीं पाई जाती है। नाउ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जिनको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो जो तारे, ग्रह और भी बहुत सारे जो पिंड हमने पढ़े हैं जो कि सौर मंडल में हैं, उनके अलावा भी कुछ छोटे पिंड होते हैं। ये छोटे पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर साथ में ही चक्कर लगाते हैं। और ये छोटे पिंड होते क्या है, ये भी ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। क्या होता है, कभी कभी आपस में ये लोग टकरा जाते हैं तो कुछ कण टूट के निकल जाते हैं, इनका कुछ पार्ट, तो वो क्या करने लगते हैं, वो भी साथ में इसे हवा में गति करने लगते हैं, बिकॉज वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी कणों की इस तरह की बहुत सारी पेटियाँ पाई जाती हैं जो गति करती हैं साथ ही साथ, तो उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है। अब हम देख लेते हैं उल्का पिंड क्या होता है, यानी मेटेरॉइड। तो मेटेरॉइड जो होते हैं ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। ये कहते हैं ये ग्रह के टूटे हुए भाग थे और ये पत्थर के कुछ टूटे हुए टुकड़े थे। अभी आकाश गंगा क्या होता है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं। ये बहुत सारे, जैसे कि हमारा सौर मंडल जो है उसमें एक सूर्य है। सूर्य क्या है, एक तारा है। अब लाखों तारे हैं, ऐसे ब्रह्मांड में जो है लाखों तारे हैं। तो लाखों तारों की जब एक साथ जब वो लोग ग्रुप में रहते हैं, मतलब दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक लगता है कि टॉर्च जलाई गई है, एक तारों की चौड़ी पट्टी टाइप की दिखती है, तो उसी को बोला गया है मिल्की वे। ठीक है। तो आकाश गंगा हम उसी को बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाखों तारों की एक चौड़ी पट्टी और वही आकाश गंगा, ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों आकाश गंगा है। हम बहुत छोटे से पार्ट में हैं अभी। ठीक है। सौर मंडल जो है आकाश गंगा का ही एक पार्ट होता है, और पृथ्वी जो है सौर मंडल का सबसे छोटा पार्ट होता है। मतलब छोटा क्या, एक पार्ट होता है। तो अगर हम इसका डिवीज़न देखें एक तरह से, और ये लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड बनाती हैं। देखिए सबसे छोटा हमारा पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, उसके बाद वो किसका पार्ट है, सौर मंडल का पार्ट है। सौर मंडल किसका पार्ट है, आकाश गंगा का पार्ट है। आकाश गंगा किसका पार्ट है, तो वो ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं। ठीक है। बात करते हैं अपने पृथ्वी के स्ट्रक्चर की। तो देखिए पृथ्वी को समझने के लिए खगोल शास्त्रियों ने क्या किया, पृथ्वी को एक मतलब इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड किया, लाइन खींचा, मतलब अपने हिसाब से कि हम समझ सके पृथ्वी को। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को दो गोले में काट दिया। मतलब एक पृथ्वी जो गोला है उसको दो भागों में काटा। कैसे काटा, ऐसे लाइन बना के, मतलब इमेजिनरी लाइन से। और उसी लाइन को बोला गया है भूमध्य रेखा, मतलब जो भूमि को मध्य से काट रही है। ठीक है। इक्वेटर इक्वली भाग में पार्टिसिपेट कर रही है, और इसको हम विषुव बोलते हैं, बराबर बराबर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री इसको बोलते हैं। ओके। और इससे हम बोलते हैं, ये जो इस टाइप से ये रेखा खींची गई है, और इसके जितने भी ऐसे पैरेलल में रेखा खींची जाती है उसको हम बोलते हैं अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। जो लेटी हुई रेखा है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। मतलब ये क्या, ये भूमध्य रेखा के जस्ट पैरेलल में ऐसे पृथ्वी को बांटती हुई जो रेखा होती है, जिनके बीच की दूरी हर जगह समान है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अक्षांश। ओके। दूसरी बात है, जब पृथ्वी को जो लंबवत काटती है, मतलब पैरेलल जो पृथ्वी को इस तरह से काट रही है, उसको हम बोलते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, और ये ट्रांसवर्स होती है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी अपनी अक्ष पे सीधी नहीं है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, और उसी झुकी हुई दशा में ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और देखें इसको, तो ये अगर दो भागों में बांट रहा है, 1 मिनट, अगर ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, तो ये एक हो गया उत्तर साइड में, ये हो गया दक्षिण साइड में। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। आगे और देखते हैं इसको।
पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है, वो पोल्स पे थोड़ी सी क्या है, चपटी है। और पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखिए तो ये उत्तरी हमारा जो गोलार्ध था, ये दक्षिणी था। इसमें जब 23.5 अंश पे हम और आगे चलते हैं, ये तो 0 डिग्री पे हमारा क्या है, इक्वेटर है। जब 23.5 अंश ऊपर चलते हैं, नॉर्थ में चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसके ऊपर जब चलते हैं 66.5 मतलब 66, तो उतने डिग्री पे क्या होता है, हम उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और उसके आगे चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे भी है हमारा, अगर हम नीचे 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो हमको मिलता है कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा साउथ में। और नीचे जाते हैं और भी तो 66.5 डिग्री पे क्या मिलता है हमको, दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलता है, ओके। और उसके नीचे जो हमारा साउथ पोल मिल जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम मौसम की बात करें या फिर तापमान की बात करें, तो देखिए ऊपर के 23.5 से लगाए नीचे के 23.5 के बीच में बहुत ज़्यादा सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है इस तरह से, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल रीजन, ओके। और उसके ऊपर जैसे सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो 66.5 डिग्री तक जो इसका विस्तार है, वहाँ पे जो इसके बीच में जो टेम्परेचर पड़ता है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ ठंडा रहता है। और जो उसके ऊपर भी यहाँ पे सूर्य की किरण मतलब ऐसा होता है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात बहुत कम पड़ती हैं, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, मतलब यहाँ बर्फ़ होता है पूरा, ठीक है। ये होता है पूरा हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे हम अर्थ को इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये हमारा हो गया जो ये है पोलर रीजन हो गया, ठीक है, ओके। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और कर्क और मकर जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, उनके बीच में जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन जो है। अच्छा, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, और जैसे कि ये बता रहा है कि जो 20 डिग्री अक्षांश है, मान लीजिए 1 मिनट में आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए कोई आपका देश यहाँ पर है, ठीक है, कोई आपका देश यहाँ पर है, कोई आपका देश यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या है, ये मान लीजिए आपका 66 डिग्री है, ये भी 66 डिग्री है। अब आपको अगर बताना हो कि ये कंट्री जो है 66 डिग्री पे है, तो 66 डिग्री अक्षांश ये भी है, 66 डिग्री अक्षांश ये भी है, तो आप डिफरेंस कैसे करोगे? आप जब ये बताओगे ये पृथ्वी के 66 डिग्री उत्तर में है और ये पृथ्वी के 66 डिग्री दक्षिण में है, यानी साउथ में है, तब जाके ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो पाएगा कि ओके इसका ये जो है सिचुएशन है, यहाँ पे ये स्थित है, यही बताने की कोशिश। तो एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया है, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है और जो ब्राज़ील का बेलो हॉरिजेंटो है, ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे हैं, लेकिन इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ में हमारा चंद्रपुर पड़ता है और बेलो जो है 20 डिग्री साउथ में पड़ता है, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया अक्षांश के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं देशांतर के बारे में। तो जो लाइन जो है ध्रुवों की तरफ जाते हुए घटने लगती है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे देशांतर ऐसे ऐसे है, मान लीजिए ये देशांतर है, हमारे लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ देखिए ध्रुवों पर जाते हुए इनके बीच की जो दूरी है ये देखिए कम हो जा रही है, कम हो रही है ना। मैं सीधा बनाती हूँ एक बार और, ये अगर आपका पूरा अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है, और अगर आपने ये देशांतर ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो इन देशांतर के बीच में आप खुद देखिए सबसे कम दूरी कहाँ पे है, यहाँ पे ध्रुवों के बीच में, और सबसे अधिक दूरी कहाँ पे है, इक्वेटर के बीच में। इक्वेटर के बीच में जो है इनके बीच में जो है इक्वेटर के पास सबसे अधिक दूरी है, ठीक है। पर ध्रुव की तरफ जाते हुए इनकी दूरी जो है घट जाती है, तो इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है। देशांतर याम्योत्तर की लंबाई जो है समान होती है। याम्योत्तर लंबाई मतलब कहने का मतलब है इसके कि ये जो लाइन है इसकी हर जगह जो है समान होती है, पर अक्षांश में ऐसा नहीं होता है। जब आप अक्षांश में देखोगे तो यहाँ पे देखिए भूमध्य पे अक्षांश सबसे लंबी होती है, पर जैसे ऊपर आप जाइए तो अक्षांशों की लंबाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यू कैन सी यहाँ पे देखिए अक्षांश की लंबाई इतनी ही है, जबकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा, और यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। और वहीं जो देशांतर है उसकी लंबाई हर जगह समान होती है। अब इतनी लंबी है तो इतनी लंबी हर ही जगह रहेगी, हर जगह रहेगी, हाँ, बट इनके बीच में जो चौड़ाई है, इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है ध्रुवों की तरफ जाने पे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि लंबाई हर जगह समान है
लोगों ने जो सोचा कि खगोल शास्त्रियों ने सोचा कि किस तरह से हम चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, किसी को कोई नाम देंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश की ग्रीनिच एक जगह है जहाँ पे क्या है, वहाँ पे राजकीय वेधशाला है, मतलब रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, उसको उन्होंने प्रमुख याम्योत्तर मान लिया। मतलब पूरे अर्थ का जो है प्रमुख याम्योत्तर मान लिया। माना कि जिस देशांतर पे ये ब्रिटिश ग्रीनिच पड़ेगी वहीं से इधर के साइड 180 और इधर के साइड 180। ठीक है, 1 मिनट। अगर इस तरह से ये पूरा अर्थ है और मान लीजिए ये ग्रीनिच रेखा है, ठीक है, ग्रीनिच देशांतर है, ग्रीनिच यहीं पे पड़ रहा है इस देशांतर पे, तो इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। और इसके इधर साइड जितनी भी देशांतर पाए जाएंगे, जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं, वो सारे के सारे ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, और जितने इधर पाए जाएंगे वो सारे के सारे वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रीनिच वाला जो जहाँ पे पड़ेगा वो जगह, उसको जो है 0 डिग्री याम्योत्तर यानी कि लॉन्गिट्यूड मान लिया गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रीनिच है और ये इधर साइड सारे के सारे ईस्ट हेमिस्फीयर में, ईस्ट आपके लॉन्गिट्यूड होगा और ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक, ओके। यानी 180 मिलाकर कितना हो गया, अर्थ हमारा कितने डिग्री में है, 360 डिग्री में है टोटल। ठीक, अब हम देखते हैं पृथ्वी, चंद्रमा व ग्रहों की गति से हम समय को माप सकते हैं। और सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती है वो 1 मिनट, जो सूर्य के द्वारा जो शैडो बनती है वो दोपहर में जो है सबसे छोटी बनती है। आप देखोगे, कभी देखने की कोशिश करना, तो आपके सर से ऐसे लगा के देखोगे तो जो दोपहर में सूर्य हमारे सर के जस्ट ऊपर रहता है, उस वक्त हमारी परछाई सबसे छोटी बनती है, पर सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम सबसे बड़ी बनती है। ठीक है, पृथ्वी हमारी कैसे गति करती है, पश्चिम से लगाए पूर्व की तरफ गति करती है, इस तरह से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। और 1 घंटे 15 मिनट में, 1 घंटे में जो है 15 मिनट घूमती है, मतलब 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, अगर ग्रीनिच देखिए अभी क्या होता है, मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूम रही है, तो जो भी कंट्री यहाँ पे पड़ते होंगे वहाँ पे सबसे पहले जो है सनराइज होता होगा, सूर्य की किरणें सबसे पहले यहाँ पे टच करती होंगी। तो यही कारण है कि लंदन का जो ग्रीनिच है और इंडिया के बीच में जो है 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया हमारा जो है, अगर आप इस तरह से अर्थ को देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे इंडिया हमारा यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, और लंदन हमारा इधर कहीं पे है, यहाँ पे है कहीं। ठीक है, तो इंडिया हमारा किधर पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में। और जेन्युइन सी बात है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पे है और जो हमारा अर्थ इस तरह से घूम रहा है, तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगा, ईस्ट साइड में। तो ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ता है, इसलिए 5 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है इंडिया और ग्रीनिच के बीच में। ठीक है, अलग अलग याम्योत्तर पे अलग अलग जो लॉन्गिट्यूड है, उस पर जो स्थान है उसके स्थानीय समय के बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, रुकिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका जो इंडिया है इतने से इतने अक्षांश के बीच में पड़ रहा है, इतने से इतने देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ रहा है, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए हर कंट्री का अपना अपना जो है एक स्टैंडर्ड मानक माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है कि जो मान लीजिए इंडिया हमारा इतने से इतने देशांतर के बीच में पाया जाता है, और तो उनका एक कोई ऐसा जगह होगा जहाँ से वो बराबर बराबर देशांतर में बढ़ जाते होंगे, बराबर बराबर टाइम में, तो उसको जो है स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से जाती है। ठीक है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है, यानी ईस्ट में है, और भारत ग्रीनिच के टाइम से 5.5 घंटे जो है ज़्यादा आता है। ठीक है, ये मिनट मैंने लिख दिया है, गलत है, 5 घंटे 30 मिनट मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब 5.5 घंटे आगे है। कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय है, क्योंकि उनके यहाँ देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। देशांतरी विस्तार से कहने का क्या मतलब है कि कुछ कंट्री का विस्तार इस तरह से है, यानी ये लंबाई में ज़्यादा फैले हुए हैं, और चूँकि देशांतर ऊपर की तरफ जाते हुए उनके बीच की दूरी घट जाती है, इसलिए टाइम का बहुत, अब ये यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे जो कंट्री है, उनके बीच में टाइम का बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रूस का विस्तार जो है, रूस का जो एक्सपेंशन है ये पूरा लंबवत है, मतलब कि ये लंबाई में ज़्यादा फैला हुआ है,
इसलिए यहाँ पे टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम है, टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम है और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम यहीं पे है। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले टोटल 24 समय क्षेत्रों में, टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है और एक टाइम जोन बराबर जो है 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र जो है घेरता है। 1 से 15 को हमने माना है ये एक टाइम जोन है, फिर 15 से 30 को माना है ये एक टाइम जोन है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर हम थर्ड चैप्टर देखते हैं अब, मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक तो खुद ही के अक्ष पे घूमती है और एक जो है सूर्य के चारों तरफ गति करती है। और सूर्य के चारों तरफ कैसे गति करती है, खुद भी घूमती रहती है और सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, मतलब इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों एक ही साथ होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं घूर्णन, जो रोटेशन है वो क्या है। जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है एक स्थित कक्षा में, एक ऑर्बिट में, तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ओके, पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण से ही यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन से ही दिन रात और मौसम परिवर्तन होता है। मतलब कभी ठंडी कभी गर्मी, किसी महीने में बारिश, ये सारी चीज़ें इन्हीं दो क्रियाओं के कारण होता है और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पृथ्वी चूँकि गोलाकार है इसलिए इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पे दिन होती है और दूसरे भाग पे रात होती है। ठीक है, अब आप देखिए ये पृथ्वी हमारी गति कर रही है, तो जो हिस्सा इसका सूर्य के सामने पड़ेगा वहाँ तो दिन हो जाएगी, जो हिस्सा पीछे पड़ेगा वो रात हो जाएगी। इसको जो बीच में डिवाइड करता है, जहाँ से प्रकाश आगे पड़ रही है और जहाँ से नहीं पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, जो कि दिन और रात को अलग करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर जो है 24 घंटे में लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैनिक काल बोलते हैं। मतलब उसका वो ये रोज का काम है, इसका दैनिक काम है, जो कि 24 घंटे में इसकी एक चक्कर पूरी हो जाती है। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा एक दिन निकल जाता है, एक रात निकल जाती है। ठीक है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात होती है। ये याद रखिएगा कि अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उससे दिन रात होती है और जो परिक्रमण करती है तो उससे मौसम चेंज होता है, मतलब ठंडी गर्मी होती है। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि घूर्णन से मौसम चेंज होता है, नहीं, घूर्णन से तो उसका दिन रात होता है। मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सूर्य की प्रकाश है, ठीक, ये पहला घंटा है, ये इसका 24 घंटा है। 24 घंटे में पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, तो अब ये जब इधर आ जाएगी तो यहाँ पे रात हो जाएगी और ये जब इधर चली जाएगी तो यहाँ पे दिन हो जाएगी। यही टोटल काम एक 24 घंटे में इसका होता है, जिसमें एक दिन और एक रात होती है। भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपना एक परिक्रमण जो है 365 दिन पृथ्वी अपना एक जो परिक्रमण है, मतलब कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो मान लीजिए 365 दिन 6 घंटा, जब ये 4 साल में लगाती है चक्कर मान लीजिए, तो ये 6 घंटा जुड़ जुड़ के 24 घंटा हो गया ना। 4 सालों में ये 6 घंटा जुड़ करके एक दिन में परिवर्तित हो जाता है टाइम के हिसाब से, इसलिए चौथे साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और उस चौथे साल में जो है हम मानते हैं कि साल कितने दिन का हो रहा है, 366 दिन का हो रहा है। ठीक है, जिसे फरवरी में हम जोड़ते हैं और उस टाइम फरवरी 28 की नहीं बल्कि 29 दिन की होती है। अब हम देख लेते हैं सूर्य के चारों तरफ इसका क्या कैसे घूम रही है। ये सूर्य है, इसकी ये प्रकाश सीधी पड़ रही है यहाँ पे। देखिए जब ये पृथ्वी यहाँ पे होती है और मान लीजिए इसको ये नॉर्थ है, ये साउथ हिस्सा है इसका। ठीक है, तो नॉर्थ में जब इसके सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध में कैसी, सॉरी यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे साउथ इसको बनाया। यहाँ पे अगर हम नॉर्थ माने और यहाँ पे साउथ माने अगर इसको, ठीक है, अर्थ को, तो यहाँ पे नॉर्थ में जब सूर्य की किरणें पड़ रही तो उसको हम बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का टाइम चल रहा है, यानी समर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। और साउथ में कैसा टाइम है, यहाँ पे विंटर चल रहा है। ठीक है, और जब ये इधर और मूव कराती है फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इस टाइम में दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे बसंत का मौसम होता है, मतलब हल्की गर्मी हल्की सर्दी, क्योंकि दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, पर इस टाइम जब ये 23 सितंबर वाला टाइम चल रहा होता है, ठीक है,
जब बसंत का टाइम रहता है ये, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसी अभी टाइम रहती है, शरद ऋतु रहती है, मतलब कि ठंडी का ही टाइम रहता है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का टाइम रहता है, मतलब कि हल्की ठंडी हल्की गर्मी रहती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जब, फिर अब यहाँ पे जब साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी सर्दी हो जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होने लगती है, गर्मी होने लगती है। और विंटर सोलास्टिक हम कब बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी अयनांत किसको बोलते हैं, 22 दिसंबर के दिन जो है सबसे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये तो उत्तरी गोलार्ध का हमने देखा था, ये उत्तरी गोलार्ध में देखा, ये दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। और यहाँ पे हमने देखा कि बसंत ऋतु यानी जो स्प्रिंग है ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। ठीक है, 23 सितंबर को जो है साउथ हेमिस्फीयर में आपकी स्प्रिंग है, यानी कि बसंत का मौसम है। और जब हम देखते हैं कि अब नॉर्थ में कब स्प्रिंग आता है, तो आपका जब ये घूमते हुए यहाँ पे आता है और सूर्य की किरणें यहाँ पे बराबर में पड़ती हैं, मतलब दिन और रात जब बराबर होता है यहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में मार्च के टाइम में क्या हो रहा होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन रात बराबर होते हैं। और आपका जो साउथ हेमिस्फीयर होता है वहाँ ठंडी रहती है और हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में बसंत का टाइम रहता है। तो 21 मार्च के दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। अंतर ये रहता है कि 21 मार्च के टाइम में आपका स्प्रिंग मौसम कौन से साइड रहता है, नॉर्थ में रहता है, और 23 सितंबर को स्प्रिंग मौसम आपका साउथ में रहता है। ठीक है, जिस कारण हर चौथे वर्ष जो है ये मैंने वो बताया है लीप वर्ष वाला अभी जो ऊपर बता रही थी कि फरवरी जो है 28 का नहीं बल्कि 29 दिन हो जाता है, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, और उसमें 366 दिन को हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब पोलर एरिया में क्या होता है, ये जो अर्थ का हमारा जो पोलर एरिया में है यहाँ पे कैसा मौसम रहता है, तो देखिए यहाँ पे 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है, यही जब मैंने अभी बताया था नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और क्यों ऐसा होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और कर्क रेखा हमारा किस साइड होता है, पृथ्वी के जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, और इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का उत्तरी अयनांत। ठीक है, और जो हमने 22 दिसंबर अभी देखा था जब साउथ हेमिस्फीयर में आपका 1 मिनट, जब साउथ हेमिस्फीयर में आपका सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी तो 22 दिसंबर में क्या होता है, मकर रेखा पर यानी कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में और सबसे छोटी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तो इसका अपोजिट हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, दक्षिणी अयनांत में जब ऐसा होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है गर्मी के टाइम मनाते हैं, और क्रिसमस जनरली क्या होता है, ठंडी के टाइम में होता है, पर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, और दिसंबर के टाइम में साउथ हेमिस्फीयर में तो गर्मी हो रही होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और अगर हम 4th चैप्टर देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा खास पढ़ने लायक नहीं था, 1-2 पॉइंट थे बस। देखिए, दिक् सूचक क्या होता है, इसकी मदद से जो है इस तरह से जो एक डायरेक्शन वाला मशीन जो होता है इसमें बताया है बुक में, इससे हम दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसके बीच वाला जो जगह होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ओके, चैप्टर 5 है हमारा पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पृथ्वी किसकी बनी हुई है, एक पृथ्वी में जल है, एक भूमि है और एक वायु है, यही 3 चीज़ें हैं ना, मतलब कि वाटर है, आपका लैंड सिस्टम है, और एक आपका गैस सिस्टम है। ठीक है, तो जो हमारा जल है वो पृथ्वी का 1/3 तो पूरा पानी से ही भरा हुआ है, मतलब कहें तो 71% पानी है। और जो हमारा सॉलिड पार्ट है यानी जो भूमि, जो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं वो है, और जो वायुमंडल है वो मेनली कैसे कैसे गैस का बना है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन का बना है। ठीक है, ये तीनों जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है वहीं से जीवमंडल उत्पन्न होता है, मतलब ये तीनों जहाँ पे रहेंगे वहीं पे जीवमंडल होगा, इसीलिए हमारी पृथ्वी पे जीवन है और प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है,
पृथ्वी को मेनली देखें तो हमारा जल में और स्थल भाग में बटा हुआ है, यानी कि वाटर सिस्टम, लैंड सिस्टम। वाटर सिस्टम को हम ओशियन बोलते हैं, महासागर, और स्थल वाला जो भाग है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। 7 जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। थोड़ा सा मैप में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और ध्यान से देखिए तो ये हमारा एशिया हो गया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये पूरा अंटार्कटिक हो गया जो कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और हमारा प्यारा भारत ये रहा, ये हमारी इंडिया है, ठीक है। महासागर जो होता है, विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, जैसे हमारा जो स्थल भाग है ना, एक तरह से आप मानिए तो पानी में कटोरी की तरह तैरता हुआ भाग है, ठीक है। देखिए, पर पानी पूरा तो एक साथ जुड़ा हुआ है ना, वही यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बस बताया। देखिए, पानी यहाँ सब आपस में कहीं ना कहीं से मिलजुल के मतलब एक साथ आ ही जाते हैं और लैंड अलग अलग होता है, ठीक है। महासागर का जो तल होता है वहीं से हम किसी भी जगह की स्थल की जो है ऊंचाई को नापते हैं, क्योंकि तल हमेशा बराबर होता है। जो अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, 1 मिनट, अगर हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8,848 मीटर जो है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है स्थल में, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्वत बोल सकते हैं। इसकी पर्वत की जो चोटी है, इसकी शिखर जो है वो है 8,848 मीटर। ये अभी भी बढ़ रही है, कहीं कहीं पे डेटा में लिखा हुआ है इस तरह से 50 तक भी कहीं पे बताया हुआ है, बट ये एनसीईआरटी में 48 तक बताया। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है, सबसे डीप, वो है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। कितना गहरा है ये? 11,022 मीटर। ये देखिए आप, ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है, मतलब लंबाई की बात कर रही हूँ मैं। ये गहरा है, ये ऊंचा है, ठीक है। न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी थे और इंडिया के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जो कि 29 मई 1953 को फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये लोग व्यक्ति थे। इसमें इंडिया के भी हैं, तो वी शुड प्राउड ऑफ इट। एंड जापान की जो जुंको तांबेई है, उनका नाम ही अलग होता है, जो जापान की जुंको तांबेई है, ये विश्व की जो पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है। कब चढ़ी थी? ये डेट याद रखना है, 16 मई 1975 को चढ़ी थी, ठीक है। और भारत की अगर हम देखें पहली महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी, वो है 23 मई 1984 को चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, ठीक है। इनके बारे में भी कई बार पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन फैक्ट वाले में पूछता है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया है, जो कि हमारा इस तरह से है ना, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में है एशिया, ठीक है। और यूराल पर्वत की बात करें तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। किस तरह से अलग करता है? देखिए, यहाँ पे यूराल पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। जो यूराल पर्वत है यूरोप और एशिया को अलग करता है। और एशिया जो है, एशिया से लाइन ऑफ कैंसर गुजरती है, मतलब जो कर्क रेखा है 23.5 अंश वाली, वो यहीं से गुजरती है, एशिया को होते हुए जाती है। यूरोप की बात करें तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और एशिया के जो है वेस्ट में है, मतलब पश्चिम में है। और यूरोप से कौन जाता है? आर्कटिक वृत्त, मतलब ये देखिए जो पोलर लाइन है ना, ये पूरे अर्थ का यहाँ पे जो पोलर एरिया है, यहाँ पे आर्कटिक वृत्त और यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त हम बोलते हैं, मतलब इसको आर्कटिक रिंग बोलते हैं और इसको अंटार्कटिक रिंग बोलते हैं। तो यूरोप यहीं पे है, तो वही बोल रहा है आर्कटिक वृत्त जो है, रिंग जो है, इससे यूरोप से होके जाती है, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ये कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। और अफ्रीका की खासियत क्या है कि इससे तीनों रेखाएं जाती हैं, मतलब इससे आपका इक्वेटर भी जाएगा, इससे हमारा लाइन ऑफ कैंसर भी जाता है, इससे हमारा लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, क्योंकि अफ्रीका इज जस्ट हियर, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ पे है? सहारा, जो कि इसी में है, अफ्रीका में ही है। और विश्व की सबसे लंबी नदी भी इसी अफ्रीका में है, जिसको हम बोलते हैं नील नदी। लंबी नदी, बड़ी नदी नहीं, लंबी नदी, ओके। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, और एक पतली सी, जैसे ये उत्तरी अमेरिका अगर इस तरह से है और ये दक्षिणी